आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। शब्द मेरे लिए साधना है, एक उपचार। जीवन के हर संकट में शब्दों ने ही मेरा साथ दिया है, बोलकर, लिखकर, गाकर, अभिनय करके। इसलिए यह मेरे लिए शब्द उपचार यानी वर्ड थेरेपी बन गया है। शब्द साधना के इसी रूप के साथ आपके लिए सैटरडे स्टोरी बाय विभा में मैं अपनी एक कहानी लेकर आती हूँ। आज की कहानी है 5 रुपए का नोट। माँ ने जिस समय बैग खूंटी पर टांगा उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। पैरों में जोंक की तरह फंसी चप्पल को उतार कर चौकी के नीचे उन्होंने ठेल दिया तो एक पैर की चप्पल उल्टी हो गई। अंधेरा हो गया था, परंतु न तो छोटे बड़े का पता था न बाबूजी का। मैंने होश संभालने के बाद से माँ को ऐसे ही देखा है, डरी, कांपी, सहमी सी, जिसमें कभी कभी कुछ करने का जोश आता तो है, लेकिन दूसरे ही पल वह बुझा हुआ अंगारा हो जाता है। माँ हमेशा सपनों में जीती हैं। एक सपना माँ के अतीत का था, एक वर्तमान का है, भविष्य का भी होगा। वह इन सपनों से साफ पता चल जाता है। अतीत के सपनों के संदूक की तरह माँ के वर्तमान का कोई पिटारा तो न था, फिर भी उसके चेहरे की लकीरों में उभर आए सपनों के अक्षर पढ़ने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। साधारण से सपने की बात बता दूं, जो तकरीबन हर माँ का होता है, यानी संतान के उज्जवल भविष्य की कामना। वो चाहती थी कि बड़ा किशोर यानी मेरे बड़े भैया इंजीनियर बने और छोटा डॉक्टर। बेटी यानी मैं टीचर बन जाऊं, क्योंकि छोटे से शहर में छोटी सी आय वाले परिवार की किसी भी लड़की के लिए इससे सुरक्षित, सम्माननीय और सुविधापूर्ण सर्विस और हो ही क्या सकती है भला। पर अतीत की तरह माँ के वर्तमान का सपना भी कांच के बर्तन सिद्ध होने लगे, जिसका रोज रोज का चिटकना, टूटना मैं देखती रही। पहला चिटकाव आया जब बड़े ने घर में चोरी की और फिर माँ का दीप्त चेहरा बुझने लगा, क्योंकि बड़े की इस आदत में भयानक ढंग से बढ़ोतरी हो गई थी। 10 पैसे 4 आने चुराने वाला बड़ा अब 10, 20, 100 रुपए से लेकर माँ के गहने भी चुरा चुरा कर बेचने लगा। यहाँ तक कि बक्से में रखी हुई माँ के उन साड़ियों को भी, जिसे उसने भाभी बहुओं को चढ़ाने के लिए सहेजा था। उस छोटी सी उम्र में ही बड़े की वह हिम्मत माँ के मुख पर राख मलती गई और माँ का सांवला मुख झाइयों से भरता गया। माँ का वह वर्तमान, जिसमें ऑफिस से लौटने के बाद बच्चों को पढ़ाना भी शामिल होता, उस पर धूल मिट्टी पड़ती गई और माँ का आधा सपना यहीं पर टूट गया। दूसरे चिटकाव की चर्चा छोटी सी है मगर महत्वपूर्ण है। जब माँ का लाडला छोटा, जिस पर माँ ने अपनी उम्मीद की पूरी गठरी लाद दी थी और सोचने लगी थी कि चलो एक नालायक हो गया, दूसरा तो नहीं होगा, उसको चीरता हुआ उसका भावी डॉक्टर बेटा नाटक मंडली में शामिल होकर कमर कूल्हे मटकाने लगा। माँ अब इस तरह से बिखर गई थी कि उसके सपनों के मोती को चुनना सहज नहीं रह गया था। तीसरा सपना उसने मुझसे पाल रखा था, पर बड़े छोटे की हरकतों ने भीतर ही भीतर मुझ में वह तीव्रता, विद्रोह का वह लावा भर दिया था जो खौलता रहता था। और अनजाने में ही जब मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने लगी और हर डॉक्टर को लिफ्ट देने लगी, तो पता नहीं भाइयों के कानों पर जूं रेंगी या नहीं, मेरी माँ की मेरे लिए देखी गई सपने की मछली मरकर सड़ने लगी। मगर माँ ने ना तो मुझसे कुछ कहा और न ही मछली को उठाकर फेंक ही दिया। शायद उसे लगा था कि कहीं वह मरी हुई मछली भी ना सर उठा ले। अब माँ बिना सपनों के जिंदा थी और उसका जिंदा रहना मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। वह बाबूजी के पास जाती तो मेरा संपूर्ण शरीर बस कान बनकर रह जाता। दोनों की बातचीत चलती रहती। बताइए ना, ऐसे कब तक चलेगा? तो मैं क्या करूं? अब आप क्या करेंगे? जब करने का वक्त था तब तो आप अपनी दुनिया में मगन रहे, घर बच्चों की परवाह ही नहीं की। अब तो सब के सब अरना भैंसे हो गए हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप पिता हैं, आप संभाल सकते थे बच्चों को। पिता का तो रुआब ही आपने ख़त्म करके रख दिया है। माँ तो तुम भी हो, पर ऑफिस से मुझे कभी समय मिल भी पाया? जो थोड़ी कोशिश मैंने की, शायद वह
इन जैसों के लिए पूरी नहीं थी। तुम ऑफिस जाती थी तो क्या घर पर बैठा मैं तुम्हारी साड़ी सूंघता रहता था? पिता की बातें मुझ में घृणा पैदा करती और माँ की तरह मैं भी सबके बहकने बिगड़ने का दोष उन पर लाद देती। अब सपनों के साथ साथ माँ वाणी विहीन भी हो गई थी। हाँ, माँ की चुप्पी भरी रुलाई में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो गई थी। अब तो बात बात पर रोने लगी थी। उस दिन भी माँ रोई थी, इतना कि मैं भी रो दी थी। घर के अब तक के इतिहास में यह पहला अवसर था कि खाना नहीं बन पाया था, क्योंकि आटा या राशन वाला मोटा, साबुत या टूटा कोई भी चावल नहीं बचा था। रात में माँ 5 रुपए कहीं से लाई थी कि सुबह उसी से चावल मंगाया जाएगा। सुबह चूल्हा जलाने के बाद चावल की बात हुई और अनायास माँ ने पाया कि बड़ा बिछावन पर तो नहीं ही है, 5 रुपए का नोट भी नहीं है। पिछवाड़े की खुली कुंडी दाएं बाएं झूल झूल कर जैसे कह रही हो, नहीं है, नहीं है। किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के घर की यह अभूतपूर्व घटना थी। माँ बुरी तरीके से रो पड़ी थी। किसी तरह रात की 2 रोटी खिलाकर माँ को मैंने ऑफिस भेजा था और उसके बाद मैं भी रोने लगी थी। घंटे भर के बाद मुझे बाबूजी का ख्याल आया, जो नहाकर धोती पसार रहे थे। मैं भागी भागी उस टोकरी के पास पहुंची जिसमें आटे का चोकर जमा रहता था। पुनः उसको छाना तो खुरदुरा आटा इतना भर निकला जिससे 6 रोटियां बन पाईं। बाबूजी की खुराक 6 रोटी की है। 4 रोटी, दाल और तरकारी मैंने उनके सामने परोस दिया। मेरी आंखें भर भर आ रही थी। मैं एक एक पल का जैसे जायजा ले रही थी। बाबूजी 1 रोटी के 4 टुकड़े करके खाते हैं, सधे हुए भाव से। मुझे अब इतना अंदाज़ा हो ही गया था कि कितने समय में वे रोटी तोड़ते हैं, मुंह में रखते हैं, चबाते हैं और निगल जाते हैं। अब 2 रोटियां ख़त्म हो गई थीं। ये 3 और अब रोटी का अंतिम टुकड़ा। मेरी सांस रुकने लगी और अनजाने ही मेरे दोनों हाथ ऊपर की ओर उठकर जुड़ गए। नीना, मैं हड़बड़ाकर बाहर आई। रोटी है, ले आओ। पहली बार अपने रिटायर्ड बाप पर और ज़्यादा गुस्सा आया। आपको सुबह से जैसे पता ही नहीं है कि घर में क्या क्या हुआ है। माँ रोती रोती ऑफिस गई हैं, आपको इसका ध्यान भी है? कहाँ से लाऊं रोटी? कुछ भी समझने। अच्छा, तो थोड़ी सी दाल ही ले आओ। मेरा गुस्सा भट्ट से ज़मीन पर आ गिरा। बाबूजी पर इतनी दया आई कि इच्छा हुई उनका सर अपनी गोद में रख लूं और एक छोटे बच्चे की तरह उसे सहलाती जाऊं। लेकिन मध्यवर्गीय संस्कार ने ऐसा करने नहीं दिया और मेरी दया, मेरा प्रेम भर कटोरी दाल के रूप में बाहर आ गया। बाबूजी दाल सुड़कते रहे और मैं चुपचाप उन्हें देखती रही। हालांकि वे रोटियां उन्हें दी जा सकती थी, लेकिन मुझे उसी समय छोटे का ख्याल आ गया था, जो बड़े से किसी भी तरह से कम नहीं था। हो सकता था कि वह आए और आते ही खाने की मांग करे और न खाना मिलने पर तमाशे करना शुरू करे। एक बासी रोटी नीचे वाली बची हुई थी, गीली, पसीजी, चकत्तों से भरी हुई। दाल के साथ उसे मैंने खा लिया था। दोनों रोटियां पड़ी रहीं, छोटे बड़े कोई भी नहीं आए। बड़े के हाथ में 5 रुपए थे, एक समय के लिए काफ़ी था। शाम को शायद वह आए। शाम को माँ कुछ सामान्य हो आई थी, ऐसा मुझे लगा। पर्स में से देवघर का प्रसाद निकाला, सिंदूर मांग में लगाकर उसका टीका मुझे लगा दिया और पेड़े का एक बड़ा सा टुकड़ा मुझे दे दिया। मैं माँ का मुंह देख रही थी। वह कुछ बोलना चाह रही थी, पर फिर उसने पर्स में हाथ डाला और 5 रुपए का नोट निकाल लिया। हरा नया नोट। वह इतना नया था कि इसे एक बार भी मोड़ा नहीं गया था और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मेरे मुंह पर मुस्कान की कनेर उगाई। माँ भी दूधिया मुस्कान मुस्करा दी। तभी धम धम करता बड़ा आ गया। माँ हड़बड़ा कर रुपए छुपाने लगी कि चील झपट्टा मार कर बड़े ने उसे छीन लिया। माँ की दूधिया मुस्कान खारे पानी के सागर में बदल गई। वह फूट पड़ी। दे दे बड़े, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। कल 5 रुपए मांग कर लाई थी, वह भी तू ले गया। अभी फिर 5 रुपए लाई हूँ। आज घर में खाना नहीं बन पाया है, सारे लोग भूखे बैठे हैं।
तेरे बाबूजी भी, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। माँ ने सचमुच बड़े के पैर पकड़ लिए थे। बड़े की आंखें एक पल को झपकी। माँ का गिड़गिड़ाना लगातार जारी था और वह कुछ इतना बढ़ गया कि मुझसे देखा नहीं गया। क्रोध और क्षोभ की तीव्रता में मैंने झटके से माँ को उठाया और बड़े की तरफ देखते हुए 2-4 कटु वाक्य कहे। बड़े की आंखें हिंसक हो उठी, जिसे देखकर माँ सहम गई। वह मुझे पीछे ठेलने लगी। लग रहा था कि बड़ा अब मुझ पर हाथ छोड़ने ही वाला है और मैं उसके सामने देखे क्या कर सकते हो कि भाव में तनी खड़ी हुई थी। माँ मिमियाने लगी थी फिर से। बड़े ने एक एक नज़र मुझ पर और माँ पर डाली। बाबूजी भी अब तक आ गए थे और बुत बने खड़े थे। बड़े ने उनकी तरफ भी देखा। उसने एक बार नोट को भी देखा। नया हरा हरा 5 रुपए का नोट। एक मुस्कान उसके चेहरे पर तिरछे नाच गई। झटके से उसने नोट के टुकड़े टुकड़े कर हवा में उछाल दिया और डग भरता चला गया। माँ, जो अब तक मुझे उसकी मार से बचाने के लिए पीछे की ओर ठेल रही थी, ठेलना बंद कर चुकी थी। सामने फर्श पर फटे नोट की चिंदियाँ बिखरी हुई थीं। बाबूजी धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगे थे। माँ की आंखों में पहली बार मेरे लिए ढेर सा गुस्सा उभरा और वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। अचानक माँ की आंखों का गुस्सा थम गया। उसकी नज़र फटे नोट के टुकड़ों पर स्थिर हो गई और फिर निब की तरह ढबकने लगी। धन्यवाद। ये थी कहानी मेरी 5 रुपए का नोट, जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में 1989 में छपी थी। हर शनिवार को आप यह हमारी कहानी सुनते हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अपनी राय, अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखें और आपका हमें इंतज़ार रहेगा। फिर अगले शनिवार को मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। बहुत बहुत प्रणाम।